ए वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 9th बच्चों। आज हम सरस हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निबंध लेखन या प्रस्ताव लेखन, जिसे अंग्रेजी में कंपोजिशन राइटिंग कहते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत प्रस्ताव लेख लिखते समय हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रस्ताव लेखन विधि कैसी हो, साथ ही प्रस्ताव लेख का वर्गीकरण एवं इसके विशेष अंगों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, इसी क्रम में सर्वप्रथम हम जानेंगे कि निबंध अर्थात प्रस्ताव लेखन क्या है। इसका अर्थ है बांधना। निबंध जो शब्द है उसका अर्थ होता है बांधना या अच्छी तरह से बंधा हुआ। किसी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से बांधते हुए लिखना निबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो किसी विशेष विषय पर अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से क्रमानुसार और लिपिबद्ध करना या नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। निबंध को लेख, प्रबंध या फिर प्रस्ताव लेखन के नामों से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को ही निबंध कहते हैं। अब हम जानेंगे कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं या निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो विषय के अनुसार निबंध के 4 प्रकार होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है बच्चों इसमें वर्णनात्मक निबंध। इसके अंतर्गत किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ के वर्णन को वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। इस प्रकार के निबंध किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, दृश्य आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। जैसे कि किसी त्योहार के बारे में या किसी वस्तु, स्थान के बारे में, है ना, अगर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाता है तो वह इसके अंतर्गत आता है, वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत। या फिर जैसे ताजमहल, चार मीनार, ओलंपिक खेल आदि विषयों पर लिखे गए निबंध वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। अगला है विवरणात्मक निबंध। किसी ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक या आकस्मिक घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों और व्यक्तियों का परिचयात्मक विवरण करना विवरणात्मक निबंध कहलाता है। जैसे किसी रेल यात्रा का वर्णन या कोई मेला, ऋतु, किसी भी ऋतु के बारे में पूछा जा सकता है ना, जैसे कि आपकी पसंदीदा ऋतु कौन सी है, मैच, किसी संस्मरण के बारे में या फिर विद्यालय का वार्षिक उत्सव आदि का विवरण, वे सभी निबंध विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में तीसरा प्रकार है विचारात्मक निबंध। अर्थात किसी विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव, धर्म आदि के विषय में परिचयात्मक, व्याख्यात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस प्रकार के निबंध में बुद्धित्व की प्रधानता होती है और इसमें लेखक के मनन, चिंतन, अध्ययन, धारणाओं और मान्यताओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। जैसे मित्रता, है ना, इसमें आपको अपने बुद्धि कौशल का परिचय देते हुए लेख लिखना होता है। जैसे इसी और भी दूरदर्शन और शिक्षा, ऐसे ही विज्ञान के लाभ और हानि। चौथा प्रकार है भावनात्मक निबंध। जब किसी लेखन में हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों और रागों को दर्शाया जाए तो उसे भावात्मक निबंध कहते हैं, भावनात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार के निबंध में भाव की प्रधानता होती है। इस प्रकार के निबंध कवित्वपूर्ण और प्रवाहमय प्रतीत होते हैं। जैसे परोपकार, देश प्रेम, सदाचार, राष्ट्रभाषा आदि। अर्थात ऐसे निबंध जो कि जिनमें कि भावों की प्रधानता होती है। तो 4 प्रकार के भेद हमने यहाँ पर पढ़े। इसमें वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत इन निबंधों में स्थानों, वस्तुओं, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे होली, दीपावली, दशहरा आदि।
इसी क्रम में विवरणात्मक निबंध, इस निबंध के अंतर्गत घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों के परिचयात्मक निबंध लिखे जाते हैं, जैसे रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिकोत्सव आदि का वर्णन। इसी प्रकार विचारात्मक निबंध के अंतर्गत इसमें किसी विचार, समस्या, मनोभाव आदि के विषय में परिचयात्मक, व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक लेखन लिखना होता है, जैसे दूरदर्शन और शिक्षा, मित्रता, विज्ञान के लाभ और हानि। इस प्रकार के निबंध के उदाहरण होते हैं। और अंतिम पढ़ा था हमने भावनात्मक निबंध। इसके अंतर्गत इन निबंधों में भाव की प्रधानता रहती है। ऐसे निबंधों में जैसे परोपकार, सदाचार, देश प्रेम और राष्ट्रभाषा आदि विषयों के निबंध आते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि प्रस्ताव लेख लिखते समय हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सर्वप्रथम बात करेंगे शब्द सीमा की। तो बच्चों, निबंध के लिए अर्थात प्रस्ताव लेखन के लिए जो शब्द सीमा आपके लिए है वह 250 शब्दों की है, ठीक है। परंतु यह सीमा से थोड़ा कम या अधिक हो सकता है, थोड़ा बहुत वहाँ पर अंतर हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा विस्तार भी नहीं होना चाहिए। लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत आपका निबंध लेखन कार्य पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला बिंदु है, प्रश्न पत्र में दिए गए विषयों में से अपनी रुचि, ज्ञान आदि के आधार पर विषय का चुनाव कीजिए। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया था कि प्रश्न पत्र में प्रस्ताव लेख के अंतर्गत आपको 5 प्रश्न लिखने के लिए आते हैं, जिसमें से आपको केवल एक विषय वस्तु का चुनाव करना है जिसमें आपको अधिक ज्ञान हो, जिसके बारे में आप अधिक जानते हों और लिखने की क्षमता आपके अंदर हो उस विषय वस्तु के बारे में। मैं आपको 2019 के हिंदी के बोर्ड के प्रश्न पत्र के द्वारा समझाने जा रहा हूँ। ये बेटा सेक्शन ए में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर हिंदी में लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त लेख लिखिए। पहला आपके पास है, आपके विद्यालय में एक मेले का आयोजन किया गया था। यह किस अवसर पर, किस उद्देश्य से किया गया था? उसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की? आपने और आपके मित्रों ने एवं शिक्षकों ने उसमें क्या सहयोग दिया? इन बिंदुओं को आधार बनाकर एक प्रस्ताव विस्तार से लिखिए। दूसरा, यात्रा एक उत्तम रुचि है। यात्रा करने से ज्ञान तो बढ़ता ही है, स्थान विशेष की संस्कृति तथा परंपराओं का परिचय भी मिलता है। अपनी किसी यात्रा के अनुभव तथा रोमांच का वर्णन करते हुए एक प्रस्ताव लिखिए। ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, वन है तो भविष्य है। आज हम उसी भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, कैसे? कथन को स्पष्ट करते हुए जीवन में वनों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। इसी क्रम में जो चौथा प्रस्ताव लेख है वह है, एक ऐसी मौलिक कहानी लिखिए जिसके अंत प्रस्तुत वाक्य से किया गया हो। और मैंने राहत की सांस लेते हुए सोचा कि आज मेरा मानव जीवन सफल हो गया। और इसी क्रम में पांचवा व अंतिम चित्र वर्णन। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र को आधार बनाकर उसका परिचय देते हुए कोई लेख, घटना अथवा कहानी लिखिए जिसका सीधा व स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बालक मजदूरी करते हुए दिख रहा है ना। तो यह बाल मजदूरी से संबंधित चित्र है। वैसे आपको इन 5 प्रस्ताव लेखों में से किसी एक प्रस्ताव लेख का चुनाव करना है जो आपकी रुचि में हो, है ना, आपके ज्ञान के आधार पर हो, जिस पर आप भली भांति प्रस्ताव लेख लिख सकें। इसी क्रम में अगला बिंदु है, निबंध प्रस्ताव लेख में प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री को भली भांति संयोजित कर लिखिए तथा उसके विभिन्न बिंदुओं पर अच्छी प्रकार से सोच विचार कीजिए। अर्थात सबसे पहले तो आपको उपयुक्त विषय वस्तु का चुनाव कर लेना है पांचों में से कि किस पर आप भली भांति लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको
यह विचार करना है कि किस तरह से उसको संजोना है, सुंदर बनाना है, ठीक है ना। प्रारंभ किस तरह से करना है ना, और उसमें किन किन चीज़ों का हम समावेश कर सकते हैं, उससे संबंधित जो तथ्य हमें क्या क्या पता है ना, और किस तरह से हम उसको और अधिक रोचक बना सकते हैं, उससे उस विषय वस्तु से संबंधित समाधान, कोई कथन, कोई सुझाव वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न बिंदुओं के बारे में आपको सोचना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास प्रदूषण से संबंधित कोई एक प्रस्ताव लेख लिखने को आता है, जिसमें यह लिखा गया है कि प्रदूषण आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, यह मानव के स्वास्थ्य को निरंतर प्रभावित करता जा रहा है। उसके बाद वह बोलेगा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख उपायों पर चर्चा करते हुए और समाधान लिखिए प्रदूषण दूर करने के, है ना। तो आपको इन सभी विभिन्न विषयों पर एक एक करके, है ना, कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं, तो किस तरह से उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, किस प्रकार से प्रदूषण से हमें क्षति हो रही है, तो इन सब विषयों पर हमें पहले गौर करना है और उसके बाद हमें प्रस्ताव लेख को लिखना प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है बेटा, प्रस्ताव लेख को किस प्रकार बांटना है, तो वह हम इसके माध्यम से समझाएंगे। निबंध की विषय वस्तु को 3 सोपानों में बांट लीजिए, ठीक है बेटा। 3 सोपान क्या है वो, तो 3 अंग होते हैं। निबंध लिखते समय हमें इनका ध्यान रखना चाहिए कि हमें निबंध को 3 भागों में विभक्त करना है। सबसे पहला देखिए प्रस्ताव या भूमिका जिसे कहते हैं, प्रस्तावना, ठीक है, प्रारंभ से। उसके बाद बीच में दूसरा जो बिंदु होगा वो होगा मुख्य कथन या विषय वस्तु, और तीसरा है अंत में निष्कर्ष या उपसंहार, ठीक है। इन तीनों को हम भलीभांति समझते हैं। ये हैं बेटा निबंध के मुख्य अंग। 3 अंग हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला है भूमिका। भूमिका में क्या होता है, यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है, जिसमें मुख्यतः विषय का परिचय दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको उदाहरण दिया था प्रदूषण के विषय में प्रस्ताव लेख लिखने के लिए, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी, है ना, कि प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा कीजिए, उसके रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, है ना, आप क्या समाधान ढूंढ रहे हैं निकट भविष्य में प्रदूषण से बचने के लिए। तो यहाँ पर जो बेटा मुख्य टॉपिक है, जो मुख्य केंद्र बिंदु है, वो क्या है, प्रदूषण। तो हमें इस प्रदूषण नामक शब्द से जो है सबसे पहले प्रारंभ करना है लिखना कि प्रदूषण क्या है ना। इसके बारे में आप थोड़ी बहुत भूमिका सबसे पहले लिखेंगे। तब उसके बाद अगला मुख्य बिंदु है, यह निबंध का मुख्य अंग है। इसमें विषय का वर्णन विवेचन किया जाता है। इसमें अलग अलग अनुच्छेदों में विषय पर विचार प्रकट किए जाते हैं। तो विषय की प्रस्तावना लिखने के बाद जब आप प्रदूषण पर कुछ मुख्य भाग लिख लेंगे, है ना, उसके बाद आपको उन विषयों के बारे, उस विषय वस्तु के बारे में लिखना जो पूछी गई है ना, कि प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा कीजिए। अब आपको उन दुष्प्रभावों के बारे में लिखना है इस बीच वाले भाग में, ठीक है, और साथ ही जो भी पूछा गया है इसके अलावा। और सबसे अंत में होता है बेटा, यह निबंध के अंत में निबंध के सार के रूप में लिखा जाता है। जो कुछ भी आपने ऊपर लिखा है, नीचे संक्षेप में उन सब बातों को लिखना है, ठीक है, कि प्रदूषण वास्तव में एक भयावह समस्या के रूप में हमारे समाज को बीमारियों की ओर धकेल रहा है, इस तरह से, ठीक है। जो भी आप भूमिका बांध सकते हैं अंत में उपसंहार के रूप में। अंत में आप समाधान के रूप में अपने सुझावों को भी वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली होता है किसी भी निबंध के लिए, जब हम अपने अंतिम भाग में उपसंहार में अपने क्या लिख सकते हैं, विचार, जो कि निबंध को प्रभावशाली बनाते हैं। तो इनको विस्तार से पढ़ेंगे बेटा। जो तीनों वस्तुएं हैं, सबसे पहले थी भूमिका। भूमिका विषय प्रवेश है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, यहीं से निबंध प्रारंभ होता है। यह जितना आकर्षक होगा, लोगों को निबंध पढ़ने में उतना ही अधिक आनंद आएगा। भूमिका छोटी और सारगर्भित होनी चाहिए। भूमिका ऐसी हो जिसे पढ़कर पाठक पुनः निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। जैसे कि मान लीजिए प्रस्ताव लेख है आपके पास,
कि वर्तमान युग में मोबाइल फ़ोन आज जीवन की आवश्यकता बन गया है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए और बताइए कि मोबाइल फ़ोन जीवन में सुविधा के साथ साथ मुसीबत किस प्रकार बन जाता है। तो आपको सबसे पहले जो मोबाइल फ़ोन है ना, तो वह किससे जुड़ा हुआ है? तकनीकी से, यानी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, और टेक्नोलॉजी का सीधा संबंध होता है विज्ञान से। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी प्रारंभ कर सकते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मानव को अनेक जो है उपहारों से उपकृत किया है ना, और इन माध्यमों से ही, जो संचार माध्यम हैं, इनसे हमारे जो समाज है उसमें क्या है, अभूतपूर्व क्रांति आई है। हम एक दूसरे से कुछ ही क्षणों में है ना देश विदेशों में वार्तालाप कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। इस तरह से लिखने के बाद आपको अब दूसरे भाग पर आना है, जो है विस्तार। यह निबंध का मुख्य अंग है। इसमें विषय का वर्णन विवेचन होता है। जो सामग्री आपके पास है उसे क्रमबद्ध कर लीजिए तथा अलग अलग अनुच्छेदों में प्रस्तुत कीजिए। इसके विवेचन में पूर्वापर क्रम होना चाहिए। प्रत्येक दूसरा अनुच्छेद पहले अनुच्छेद से संबंधित होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो जैसे आपने सबसे पहले विज्ञान के बारे में प्रस्तावना लिखी, उसके बाद आप लिखेंगे मोबाइल के कुछ इतिहास के बारे में, है ना, कब से किस तरह से यह प्रारंभ हुआ। उसके बाद आप उसको जोड़ेंगे इसके लाभ से, है ना, किस तरह से हम इससे लाभान्वित होते हैं। और फिर उसके बाद जो पूछा गया है कि बताइए मोबाइल फ़ोन जीवन में सुविधा के साथ साथ मुसीबत किस प्रकार बन जाता है। तो उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन से होने वाली जो हानियाँ हैं, जो असुविधाएं हैं, आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अंत में आप उसका कंक्लूज़न निकालेंगे पूरा उपसंहार के रूप में, है ना, कि मोबाइल फ़ोन जो विज्ञान की एक अनुपम देन है ना, हमें चाहिए कि हम इसके गलत प्रभाव से बचें। हमें इस पर अनावश्यक समय नष्ट नहीं करना चाहिए, है ना, इनकी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए, जिससे कि विज्ञान जो है वरदान की जगह अभिशाप न बन जाए। तो इस तरह से बेटा हमें उपसंहार की भूमिका लिखनी होती है ना। उपसंहार क्या है? निबंध का अंतिम अंग है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। यहाँ तो निबंध में कही गई सही बातों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी क्रम में आगे अगला बिंदु है, निबंध के प्रारंभ, मध्य या अंत में विषय से संबंधित किसी सूक्ति, उद्धरण, काव्य पंक्ति आदि का यथासंभव उल्लेख अवश्य कीजिए। ठीक है बेटा, विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, है ना। जैसे परोपकार के विषय में आप लिख रहे हैं, है ना, तो परोपकारः परमो धर्मः, इसी तरह से कहीं पर आप अगर लिख सकते हैं तो जैसे सत्यमेव जयते, है ना, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, कोई आप श्लोक भी लिख सकते हैं, है ना। गुरु की महिमा के विषय में अगर आप लिख रहे हैं तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी काव्य पंक्ति का भी आप उदाहरण दे सकते हैं, किसी कविता का, है ना, जो भी आपको पुराने सब याद हों पहले की, तो उनका उल्लेख अवश्य करना चाहिए, जिससे कि जो निबंध है उसमें सुंदरता का भाव और अधिक बढ़ जाए। इसी प्रकार अगला बिंदु दिया गया है कि प्रस्तुत किए गए विचार भाव प्रासंगिक, परस्पर संबंध या मौलिक तथा प्रभावशाली हों। ठीक है बेटा, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उनका आपस में संबंध होना चाहिए, और जो कुछ भी आपने लिखा है वह प्रभावशाली पूर्ण तरीके से लिखा होना चाहिए। ठीक है, सरल भाषा शैली में। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग वहाँ पर करना है, आप आसान शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। इसके बाद जो मुख्य बात कही गई है वो है पुनरावृत्ति से सावधान रहना चाहिए। ठीक है बेटा, एक ही बात को बार बार अलग अलग रूपों में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अनावश्यक विस्तार से भी बचना चाहिए। किसी भी बात को बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं देना है, क्योंकि 250 शब्दों की सीमा है, हमें उस शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। साथ ही वर्तनी यानी जो स्पेलिंग है उसकी अशुद्धियों से भी बचना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग ध्यानपूर्वक लिखें, है ना। अगर कोई कठिन शब्द है, आपको लिखना नहीं आता, तो उसके स्थान पर आप दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, कोई सरल शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि परम आवश्यक है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है प्रस्ताव लेखन की
विधि। ठीक है, प्रस्ताव लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देना चाहिए, आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, प्रस्ताव लिखने से पूर्व जो प्रदत्त विषय है, यानी जो विषय आपको दिया गया है, जो भाव है, वह जो समस्या है ना, उस पर उसका केंद्र बिंदु सोचना चाहिए, अपने विचार उसी बिंदु पर स्थिर करने चाहिए। ठीक है बेटा, आवश्यक है कि सबसे पहले हम क्या करें, उस विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, है ना, और उसका केंद्रीय भाव क्या है उसे जानना जरूरी है। उसके बाद है, प्रदत्त विषय से संबंधित अपने विचार रखते हुए उन्हें विभिन्न तर्कों व प्रमाणों द्वारा पुष्ट करना चाहिए, ताकि आपके विचार उथले या भ्रामक न लगें। ठीक है बेटा, जो जिस विषय वस्तु का आपने चुनाव किया है उससे संबंधित कोई भी यदि तर्क आप दे रहे हैं, है ना, तो वह प्रमाणों द्वारा पुष्ट होना चाहिए। ठीक, प्रमाणित होना चाहिए, और प्रमाण के तौर पर आप किसी भी प्रकार का, जैसे कोई उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई सूक्ति, है ना, जैसे कि आपको बता दिया गया था, कोई श्लोक, इस तरह से आप उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विद्वानों के मतों या विचारधारा का आश्रय लिया जा सकता है। ठीक है, कहीं पर भी आप जो विद्वानों के द्वारा कहे गए मत हैं जो या जो विचार हैं उनको आप लिख सकते हैं, है ना, कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा कहा था, गांधी जी ने ऐसा कहा था कि स्वच्छता ही क्या है, पूजा है, इस तरह से। इसके बाद है, समस्या से जुड़े प्रस्तावों में आंकड़े, घटनाएं व सिद्ध परिणाम संदर्भ के अनुकूल दिए जाने चाहिए। इससे प्रस्ताव रचना समर्थ व गंभीर बनेगी, है ना। जो भी संदर्भ चल रहा है एक तरफ से लिखते हुए, है ना, और वहाँ पर आप आंकड़े, है ना, और जो भी घटनाएं घटी हैं क्रमबद्ध तरीके से उसको आप लिखें, जिससे कि वह जो रचना है वह कैसी बनेगी, समर्थ व गंभीर बन जाएगी। इसके बाद कहते हैं कि वाद विवाद। ठीक है बेटा, कई बार ऐसे टॉपिक भी आ जाते हैं जिसमें पक्ष या विपक्ष से जुड़े विषयों पर प्रस्ताव लिखते समय, है ना, अपने विचार किसी एक बिंदु पर स्थिर कर लेने होते हैं। जैसे पहले कि आपको पक्ष में लिखना है ना, और फिर विपक्ष में लिखना होता है। अगर उसने बोला है कि केवल पक्ष में लिखना है तो पक्ष में लिखिए। वैसे आमतौर पर दोनों भागों में लिखने के लिए आता है, तो इसलिए सबसे पहले पक्ष में लिखना चाहिए। जब आप पक्ष में लिख रहे होते हैं तो आपको केवल उन्हीं बातों को बोलना है जो कि उस बात को साबित करती हों, उस पक्ष को साबित करती हों। ठीक है, इसी प्रकार जब आप विपक्ष में बोल रहे हैं तो आपको सीधे तौर पर उन्हीं बातों को बोलना है जो कि उस बात को बिल्कुल मतलब नकारते हों उस बात को, है ना। जैसे कि यहाँ पर विषय वस्तु दी गई है कि अपराध की समाप्ति के लिए प्राणदंड आवश्यक है। ऐसे कई अन्य विषय भी प्रस्ताव लेखन के लिए दिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें देखो क्या करना है, अपराध की समाप्ति के लिए प्राणदंड आवश्यक है। पहले तो हमें इसके पक्ष में लिखना है कि हाँ यह आवश्यक है, समाज में अपराध बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं अपराधी हैं इनके मन से जो है कानून का डर निकलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आवश्यक है कि मृत्युदंड के द्वारा इनको सही राह पर लाया जाए, है ना। और दूसरी तरफ क्या कह सकते हैं आप, जब आप उसमें आएंगे, किसमें, विपक्ष में आएंगे, है ना, कि भाई यह कोई समाधान नहीं है ना, हम व्यक्ति को मार रहे हैं लेकिन जो अपराधी की जो प्रवृत्ति है, जो समाज में जो विचारधारा बनी हुई है उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है ना। क्योंकि मृत्युदंड से तो केवल शरीर मृत होगा ना, वो जो विचारधारा समाज में चल रही है। और वैसे भी ईश्वर ने कहा है ना, अनेक धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि जो गलत कार्य करने वाला है उसके कार्यों से घृणा करो, उससे घृणा मत करो, है ना। तो इस तरह से कई प्रकार के आप अपने विचार लिख सकते हैं प्रस्ताव के अंतर्गत। ठीक है बेटा, शब्द सीमा वही है इसके लिए भी, वाद विवाद के लिए भी, है ना, 250 शब्दों की। उसके बाद अगला है, यदि किसी कहावत, लोकोक्ति, सूक्ति या कथन पर प्रस्ताव लिखने को कहा जाए तो पहले उसका केंद्रीय अर्थ अवश्य ग्रहण करें और तब उस सामग्री व विचार पर केंद्रित करें। ठीक है बेटा, जो चौथा प्रस्ताव लेख लिखने के लिए आता है वह हमेशा कहावत या लोकोक्ति या सूक्ति के कथन के आधार पर मौलिक कहानी लिखने के लिए आता है ना। तो सबसे पहले हमें उसके केंद्रीय भाव को अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए, है ना। जैसे उसने बोला कर भला तो हो भला, है ना, तो जब हम किसी का भला करेंगे तो हमारे साथ भी क्या होगा, भला होगा, है ना। तो इसी आधार पर हमें कहानी का निर्माण करना है ना। इसके लिए मैं आपको बता दूं बेटा कि कहानी लिखते समय
हमें किसी प्रकार की कोई प्रस्तावना नहीं लिखनी होती है, ठीक है। हम सीधे क्या करेंगे, कहानी को प्रारंभ करेंगे उस मूल बिंदु से, है ना। एक समय की बात है, एक महान राजा था, वह अपनी प्रजा को बहुत प्रसन्न रखता था, इस तरह से, है ना। वो बहुत अच्छे कार्य करता था, ये सो, है ना। बीच में कुछ इस तरह से अच्छी सी कहानी बना करके, है ना। और उसका अंत इस प्रकार से होना चाहिए कि कर भला तो हो भला, यानी उसने दूसरों के साथ अच्छा किया तो फिर उसका भी अंत में अच्छा ही हुआ, यानी भला ही हुआ। अगला है इसमें अंतिम कि कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल देखा जाता है। लघु, सहज, सुबोध, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है बेटा। जो छोटे छोटे, बहुत लंबी लंबी वाक्य नहीं लिखने हैं हमने, छोटे छोटे वाक्य लिखने हैं, है ना। सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में जो है, और प्रभावपूर्ण तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर आप मुहावरे, लोकोक्ति, कहावत या सूक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ये सब आपने पढ़े हैं बेटा, मुहावरे पढ़े हैं, लोकोक्तियाँ आपने पढ़ी हैं, है ना, कहावतें पढ़ी हैं। बीच बीच में आप लिख सकते हैं ना, कि जैसे उसने राजा के सैनिकों को देखा तो वह 9-2-11 हो गया, इस प्रकार कहानी में लिखते हुए, है ना। या किसी प्रकार से, या जो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, इस तरह से कुछ भी, जो भी आपको सूक्तियाँ याद हैं, कोई भी मुहावरा याद है, कहावत याद है, सुभाषितानी याद है ना, तो उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भाषा को खड़ी बोली हिंदी तक ही सीमित रखना चाहिए, है ना। और साथ ही क्या करना चाहिए, हमें मिलावटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात जैसे मिला करके ना हम हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यदि आप अंग्रेजी भाषा की किसी कहावत को वहाँ पर उदाहरण के रूप में देना चाहते हैं, है ना, चाहे वो कुछ भी है ना, कोई कहावत है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हिंदी में अनुवाद करके और तब लिख सकते हैं, ठीक है। उसको वैसे मतलब केवल अंग्रेजी में नहीं लिखना है, उसको अनुवादित करके और तब उसको लिखा जा सकता है, ठीक। तो बच्चों, इस प्रकार आज आपने प्रस्ताव लेखन के विभिन्न विधियों और तरीकों को सीखा है। प्रतिदिन आपको अलग अलग बिंदुओं पर, यहाँ पर हम अलग अलग बिंदुओं के बारे में आपको बतलाएंगे। इसके अभी भी हमारे पास पत्र लेखन है, अपठित गद्यांश है ना, किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, इन पर भी हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को अवश्य देखें, 1 बार 2 बार, है ना। और पूरी जो विषय वस्तु है, जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ये बहुत ही आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।